नमस्कार साथियों, आज हम यूजीसी नेट की परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र विषय से यूजीसी नेट की परीक्षा पहली बार में ही कैसे पास करें और ना केवल नेट की परीक्षा हम जेआरएफ भी क्लियर करें। तो इसके लिए हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए और किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और किस प्रकार से उन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और बाद में हम चर्चा करेंगे कि हमें किस प्रकार से पढ़ाई अपनी करनी चाहिए ताकि हम पहली बार में ही यूजीसी नेट की परीक्षा है वो उत्तीर्ण कर पाएं और साथ में जेआरएफ भी क्लियर कर पाएं। तो ऐसा मैंने किया है और मैं आज उन्हीं पुस्तकों के बारे में बताऊंगा कि पहली बार में किस प्रकार से जेआरएफ हम क्लियर कर सके। तो पहले एक नजर इसके सिलेबस पर डालते हैं। तो इसका जो सिलेबस है वो कुल 10 बिंदुओं में विभाजित है। कितने बिंदुओं में विभाजित है? 10 बिंदुओं में विभाजित है। 10 इसके पार्ट्स हैं, प्रत्येक पार्ट में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो इसका इकाई है, पहला जो अध्याय है वो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय सिद्धांत में विभिन्न प्रकार के विचारकों पर चर्चा की गई है। इसमें मुख्य रूप से जितने विचारक हैं लगभग 20-22 विचारकों में 20-22 विचारक इस इकाई के अंदर लिए गए हैं। तो उन सभी को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्लासिकल जो कि दुर्खिम, स्पेंसर, काम्टे वो आ जाते हैं, फिर आधुनिक और भारतीय समाजशास्त्री। तो इनके अध्ययन के लिए हमें एक पुस्तक है समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार। ये पुस्तक रावत पब्लिकेशन की है, हरिकृष्ण रावत इसके राइटर हैं। तो ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक समाजशास्त्र की जो तैयारी करता है उसके पास ये पुस्तक होनी चाहिए। इसमें कम से कम 200 समाजशास्त्रियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो अगर आप शॉर्ट में इन जितने भी थिंकर्स हैं पहले अपने इकाई के अंदर अगर अध्ययन करना चाहते हो तो ये पुस्तक आप खरीद सकते हो। समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार, रावत पब्लिकेशन, हरिकृष्ण रावत इसके राइटर हैं। तो इसमें थोड़ा सा कम दिया हुआ है। अगर इनको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इसके बाद इसके लिए आपको एक पुस्तक और है, आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक। यह पुस्तक एस.एल. दोषी द्वारा लिखी गई है। तो एस.एल. दोषी ने अलग अलग विचारकों पे अलग अलग पुस्तकें निकाली है। एक पुस्तक है जिसका नाम है भारतीय सामाजिक विचारक, एक पुस्तक ये हो गई आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक को, एक पुस्तक है उसमें क्लासिकल जो थिंकर्स हैं उनके बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा की गई है। तो अगर आप शॉर्ट में इनको पढ़ना चाहते हैं तो ये पुस्तक आप खरीद सकते हैं और अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो एस.एल. दोषी की ये 3 पुस्तकें हैं, इन तीनों का अध्ययन आपको करना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि आप ये पुस्तक जो 3 पुस्तकें हैं ये खरीदो, क्योंकि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। केवल हमें नेट की परीक्षा तो उत्तीर्ण नहीं करनी है, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी भी वैकेंसियां आती है अलग अलग स्टेट्स में उनको भी तो पास करना है। तो हमें अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ये हमें विस्तार से तैयारी करनी पड़ेगी। हमारा जो दूसरा अध्याय है, दूसरी जो इकाई है वो है सामाजिक अनुसंधान की है। सामाजिक अनुसंधान पढ़ने का हमें फायदा ये भी होगा कि हमारा जो पहला पेपर है उसमें भी अनुसंधान के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अनुसंधान के लिए हमें किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए? तो इसके लिए रावत पब्लिकेशन की ही है ये पुस्तक, राम आहूजा द्वारा लिखी गई है सामाजिक अनुसंधान। ये पुस्तक आप खरीद सकते हो। इसमें सामाजिक अनुसंधान के समस्त बिंदुओं को शामिल किया गया है। लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन जो मैटर दिया गया है बहुत ही शानदार दिया गया है। अगर आप ये पुस्तक 2 बार पढ़ लेते हो तो सामाजिक अनुसंधान के जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उनको आसानी से हल कर सकते हो। तो ये हमारी 2 इकाइयां पूर्ण हो चुकी है। तीसरी इकाई है मौलिक अवधारणाएं एवं संस्थाएं। मौलिक अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है समाजशास्त्र का। जैसे हम ABCD सीखते हैं, क ख ग सीखते हैं, इसी प्रकार से हमें समाजशास्त्र को सीखने के लिए मौलिक अवधारणाओं को समझना पड़ेगा और मौलिक अवधारणाओं को हमें इस प्रकार से सीखना पड़ेगा ताकि हम उसको अच्छी तरीके से समझ सके। अगर एक बार हमारी अवधारणात्मक समझ बन गई ना तो फिर हम मात नहीं खाएंगे। तो इसके लिए हमें 2-3 पुस्तकें मैं बताऊंगा। एक पुस्तक तो है NCERT की, NCERT
कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है इन अवधारणाओं को समझने के लिए, उनको समझाने के उद्देश्य से लिखा गया है, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से नहीं लिखा गया है, लेकिन जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं उनको समझाने के उद्देश्य से लिखी गई है ये पुस्तकें। और दूसरी पुस्तक है, आप इग्नू की पुस्तकों को भी पढ़ सकते हैं। इग्नू की पुस्तकें हैं वो भी बहुत शानदार है, तो उनमें विस्तार से बताया गया है। अगर आपको इनकी लैंग्वेज पसंद नहीं आती है तो एक पुस्तक और है, जेपी सिंह की है, पुस्तक का नाम है समाजशास्त्र अवधारणाएं एवं सिद्धांत। ये पुस्तक आपको अनिवार्य रूप से खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जो भी बिंदु आएंगे, जैसे कि नंबर 5 है राज्य राजनीति और विकास, और आगे के जो पॉइंट्स आएंगे उनमें ये पुस्तक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये PHI प्रकाशन की है, जेपी सिंह इसके राइटर हैं, और पुस्तक का नाम है समाजशास्त्र अवधारणाएं एवं सिद्धांत। तो ये पुस्तकें मैंने पढ़ी है और ये अभी मेरी नजर में आई है, और बहुत ही शानदार और बहुत सिलेबस को ये कवर करती है, और जो भी कंफ्यूजन अपने होते हैं उनको भी दूर ये पुस्तक करती है। तो अगर हम चौथे बिंदु की बात करें तो इसमें है ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण। ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण, तो इसमें ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो इसके लिए हमें एक पुस्तक है भारत में समाज, हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, मोतीलाल गुप्ता राइटर हैं। भारत में समाज पुस्तक है, मोतीलाल गुप्ता राइटर हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये पुस्तक है। तो इसमें सरल भाषा के अंदर ग्रामीण और नगरीय रूपांतरण के बारे में दिया गया है। तो ये 5 हमारे जो बिंदु है वो कंप्लीट होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आप देखो, जो पहले नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 जो अध्याय है वो समाजशास्त्र का बेस है। अगर आपने इन तीनों को ढंग से पढ़ लिया तो आपको फिर यूजीसी नेट क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता। अब रहते हैं 5 अध्याय और, तो इनमें है अर्थव्यवस्था एवं समाज। ये महत्वपूर्ण तो है लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि पहले वाले जो 3 बिंदु महत्वपूर्ण थे, 3 अध्याय महत्वपूर्ण थे। पर्यावरण एवं समाज, तो ये, और इसके साथ में एक विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज, जो ये 3 अध्याय हैं ये आपको मिलेंगे। पुरानी जो यूजीसी नेट की आती थी उसमें 5 अलग से वैकल्पिक विषय होते थे जिनमें से हमें किसी एक विषय का चयन करना होता था। तो अगर आपके पास कोई पुरानी समाजशास्त्र की बुक्स है जिसमें ये चीजें दी गई थी, जनसंख्या का समाजशास्त्र था, विकास का समाजशास्त्र है, लिंग का समाजशास्त्र है, तो अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा फिर ये जो जेपी सिंह की समाजशास्त्र पुस्तक है उसमें भी इनके बारे में अच्छे तरीके से दिया गया है। एक है परिवार, विवाह और नातेदारी, परिवार, विवाह और नातेदारी, तो इसमें आपको इग्नू की पुस्तक में भी ये चीजें मिल जाएगी और जेपी सिंह की पुस्तक है उनमें भी आपको ये मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई पुस्तक है तो उसमें भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, परिवार, विवाह और नातेदारी, तो ये भी दिया हुआ होता है। संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण, तो संस्कृति भी एक प्रकार से मूलभूत अवधारणा के अंतर्गत ही आता है। तो ये भी आपको नेट के लिए या फिर जो इग्नू की पुस्तकें हैं उनमें अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगी। तो ये तो 4-5 पुस्तकें हैं जो इनके लिए है। इसके अलावा 2-3 पुस्तकें हमें और खरीदनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें 2-3 पुस्तकें और खरीदनी पड़ेगी। वो पुस्तकें क्यों खरीदनी पड़ेगी? क्योंकि अगर इन पुस्तकों को हम पढ़ते हैं, इग्नू की पुस्तक पढ़ ली, एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ ली और 2-3 पुस्तकें जो मैंने बताई है ये पढ़ ली, तो इससे क्या है कि आपका अवधारणात्मक समझ है वो विकसित हो जाएगी। लेकिन साथ साथ में हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हल करने होते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना है? एक, इसके लिए हमें पहली बात हमें अध्ययन करना होगा जितने भी यूजीसी नेट के पेपर्स हो चुके हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा, उनको बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहिए। तो अगर हम उनको समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला कार्य आपका क्या होना चाहिए? पहला आपका कार्य होना चाहिए कि आप जो पुराने पेपर्स हैं उनको हल करो। दूसरा,
ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हल करो, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को हल करो। पहले हमें अपनी अवधारणात्मक समझ विकसित करनी है, और एक बार जब हमारी अवधारणात्मक समझ विकसित हो जाए तो उसके बाद में हमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करने चाहिए। तो एक तो पहली बात तो आपको पुराने पेपर्स हल करने हैं, दूसरे कुछ ऐसी पुस्तक आपके पास होनी चाहिए जिसमें ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा प्रश्न दिए होते हैं। तो एक किरण पब्लिकेशन की आती है, उसमें लगभग 5000 प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप वो ले सकते हो। इसके अलावा एक पुस्तक कोई यूजीसी नेट के लिए जो स्पेशल निकलती है, क्योंकि कुछ बिंदु ऐसे होते हैं, कुछ सिलेबस के अंदर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो किसी बुक्स के अंदर नहीं मिलते हैं, तो वो उसमें से मिलेंगे। तो आप अरिहंत की या आपको कोई और अच्छी लगे तो आप कोई एक स्पेशल जो यूजीसी नेट के लिए आती है वो पुस्तक खरीद सकते हैं। और एक पुस्तक और है, वो है समाजशास्त्रीय विश्वकोश। समाजशास्त्रीय विश्वकोश हरिकृष्ण रावत द्वारा लिखित है और रावत पब्लिकेशन है। तो उसमें जितनी भी समाजशास्त्र की अवधारणाएं हैं उनको अच्छी तरीके से बताया गया है। तो ये लगभग 7 या 8, मैंने कितनी पुस्तकें बता दी आपको? 7 या 8 पुस्तकें बताई है। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, यूजीसी नेट, जेआरएफ और उसके बाद में और प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको अगर पास करना है तो ये पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेगी, और आगे जाकर इनको लंबे समय तक आपको साथ में रखना पड़ेगा। अब बात आती है हम कैसे पढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण बात है, पुस्तकें तो आपको बहुत लोग बता देंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पढ़ें कैसे, किस प्रकार से तैयारी करें। आपको पता है कि वर्ष के अंदर 2 बार, सामान्य परिस्थितियों में 2 बार होता है यूजीसी नेट का एग्जाम। कितनी बार होता है? 2 बार होता है। अभी जून और दिसंबर में होता था, अब जनवरी और जुलाई में होने लग गया, और लगभग 6% विद्यार्थियों को इसमें पास किया जाता है। तो आगामी अब कब आएगा? जुलाई के अंदर इसकी परीक्षा होगी, जून या जुलाई के अंदर इसकी परीक्षा होगी। तो अभी 4 महीने का वक्त अपने पास है, 4 महीने का वक्त अपने पास है। और आप अगर मेरे साथ चलते हो और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि ये आपका जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको किस प्रकार से अध्ययन करना है ये यहां पर देखो। तो इसके लिए हमें 2 प्रकार की चीजों को लेना पड़ेगा। कितने प्रकार की चीजों को? 2 प्रकार की चीजों को। 2 प्रकार की चीजें कौन कौन सी है? नंबर 1, अब बहुत सारे विद्यार्थी डिमांड करते हैं कि सर बड़े बनाए नोट्स दे दो। तो पहले हमें क्या करना है? नोट्स है वो बनाने हैं। अगर आप ये सोचते हो कि आपको कोई बड़े बड़े नोट्स मिल जाए और आप तैयारी करके पेपर है वो क्लियर कर लो, तो ऐसा बहुत कम होने वाला है। अगर आपको ये परीक्षा पास करनी है तो किसी दूसरे की नाव में सवार होकर आप पार नहीं कर सकते, आपको खुद की नाव बनानी पड़ेगी, तब जाकर ये परीक्षाएं पास होती है। तो जो नोट्स है वो डिमांड मत करो किसी दूसरे की, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे अध्ययन का दायरा सीमित हो जाता है, और हमें अध्ययन का दायरा सीमित नहीं करना है। हमें अपना नाव खुद तैयार करनी है और उसमें सवार होकर ये जो परीक्षा रूपी नदी है वो पार करनी है। तो नोट्स बनाने हैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग। किसके हिसाब से बनाने हैं? सिलेबस के हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। और आप कोई बड़ा सा अच्छा सा रजिस्टर लगाइए और उसके अंदर पहला टॉपिक लिखिए, पहला टॉपिक लिखिए, और उस के अंदर आप पढ़ोगे तो कुछ चीजें ऐसी होगी, क्योंकि आपने एमए किया है समाजशास्त्र से, तो आपको बहुत सारी चीजें आ रही होगी। तो उस नोट्स के अंदर केवल उन चीजों को लिखना है जो आपको नहीं आ रही है। किन चीजों को नोट करना है? जो आपको नहीं आ रही। समाजशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अगस्त कामटे ने किया। कब किया? 1838 में किया। तो ये बातें सब जानते हैं। तो आप नोट्स के अंदर इस चीज को नोट मत करना, क्योंकि नोट करेंगे तो फिर इनको पढ़ेंगे, नोट करते वक्त अपना समय बर्बाद होगा, फिर इनको रिवीजन करते समय हमारा समय बर्बाद होगा। तो जो चीजें आपको किसी पॉइंट के बारे में पता है तो वो आपको अपने नोट्स में ऐड नहीं करनी है, उन्हीं बातों को नोट्स में लिखना है जो आपको नहीं आती है, जो आपको नहीं आती है। इस प्रकार से बिंदु वाइज बिंदु
सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाते जाइए। आपने कोई एक पुस्तक ली, उसमें से वो टॉपिक पढ़ा, उस पुस्तक में से जो चीज आपको नहीं आती है उसको अपने नोट्स के अंदर ऐड किया और उस पुस्तक को छोड़ दिया। अब उस पुस्तक को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करेंगे, हम दूसरी पुस्तक लेंगे, दूसरी पुस्तक में भी वो पढ़ा, अगर कोई नई बात मिलती है तो अपने नोट्स के अंदर इसको लिखेंगे और उस पुस्तक को हमने छोड़ दिया। इस प्रकार से 3 या 4 पुस्तकों का हम अध्ययन कर लेंगे। उनमें से हमने क्या करते हैं, घर में जो ग्रामीण महिलाएं होती है वो क्या करती है, दूध में से मक्खन है वो निकाल लेती है और फिर छाछ को फेंक देती है। तो हमें नोट्स रूपी मक्खन निकालना है, किसमें से, हमें पुस्तकी रूपी दूध है उसमें से हमें मक्खन अलग करना है और छाछ को हमें छोड़ देना है। छाछ हमारे कोई काम की नहीं है, हमें तो मक्खन से मतलब है। तो इस प्रकार से आप नोट्स तैयार करते जाओगे और एक बार नोट्स तैयार करने में समय लगेगा 3 महीने। कितने महीने लगेंगे, 3 महीने आपको नोट्स तैयार करने में समय लगेगा। लेकिन अगर एक बार नोट्स तैयार हो गए तो आपको रिवीजन करने में 1 महीना लगेगा अधिकतम। कितना, 1 महीना। और 3 महीने आपने नोट्स बना लिए, 1 महीने अगर आपने ढंग से रिवीजन कर ली जिस प्रकार से मैंने बताया है, तो आपको नेट जेआरएफ क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। और अगर ना हो तो फिर आप मुझे कहना सर आपने बताया था, उस हिसाब से हमने तैयारी की और फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने इसी प्रकार से अपने नोट्स बनाए थे और उसके दम पर 3 परीक्षाएं पास की है, वो भी टॉप पोजीशन पर, वो भी टॉप पोजीशन पर। 3+1 4 महीने ये मेहनत की थी, 3 महीने नोट्स बनाने में और 1 महीने उनकी रिवीजन करने में। और पहली बार जब नेट का एग्जाम दिया था तब 76% के साथ जेआरएफ क्लियर हुआ था और शायद ये ऑल इंडिया के अंदर टॉप 5 के अंदर ये मार्क्स थे। उसके बाद में आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का पेपर दिया था और उसमें भी 2nd रैंक रही थी। केवल ये एक बार मुझे मेहनत करनी पड़ी थी और उसके बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ी। नोट्स में नई चीजें मैं ऐड करता गया और आगे के आगे है वो चयन है वो होते गए। तो नंबर 1 नोट्स तैयार करने हैं। दूसरा आपको क्या करना है, खुद का पर्सन बैंक तैयार करना है। क्या करना है, खुद का पर्सन बैंक तैयार करना है। पर्सन बैंक। जब आप नोट्स तैयार कर लेते हो, बहुत सारी पुस्तकें आप पढ़ लेते हो, तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो आपको एक अलग रजिस्टर लगाना है और उसके अंदर आपको खुद का पर्सन बैंक बनाना है। क्या करना है, खुद का पर्सन बैंक बनाना है टॉपिक वाइज। किसके हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से बनाना है और उन प्रश्नों को लिखना है जो आपको नहीं आ रहे होते हैं। तो आप ऐसा करते जाओगे तो आपको फिर जब इनकी आप रिवीजन करोगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, आपको इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब अगर आपके पर्सन बैंक बहुत बड़ा हो जाए, जैसे आपने 500 प्रश्न लिख लिए, कितने प्रश्न लिख लिए, 500 प्रश्न लिख लिए, इनकी जब 4 या 5 बार रिवीजन हो जाएगी, कितनी बार, 4 या 5 बार रिवीजन हो जाएगी, तो आप में से ये 90% प्रश्न है वो आपको याद हो जाएंगे। कितने, 90%। तो आप उनको कोई किसी प्रकार से चिन्हित कर लीजिए, 10% है फिर वो आप निकाल लीजिए और 450% जो आपको अच्छी तरीके से याद हो चुके हैं उनको आपको छोड़ देना है। तो ये 2 काम आपको करने हैं, एक आपको नोट्स बनाने हैं, दूसरे आपको खुद का पर्सन बैंक तैयार करना है। तो ये कर लोगे तो बाय द वे अगर किसी कारण से आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला, क्योंकि ये तो साल में 2 बार होती है, तो किसी कारणों से आप एग्जाम नहीं दे पाते हो या आपको ज्यादा वक्त नहीं मिलता है, तो अगली बार जब परीक्षा आएगी तो ये आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सामान्य हम क्या करते हैं, पुस्तक से पढ़ते हैं, एक बार रिवीजन की, फिर दोबारा स्टार्ट किया, फिर तीसरी बार पढ़ते हैं, चौथी बार पढ़ते हैं। जब हमें जो चीज आ रही है उनको बार बार पढ़ने से क्या फायदा। अगर आपको मैं बताऊं कि कोई दूसरे आप नोट्स लोगे, किसी के दूसरे के आप नोट्स लोगे, तो उसमें से 50% चीजें आप पहले से जानते हो, 50% चीजें आप पहले से जानते हो, तो फिर आप दोबारा क्यों पढ़ो उनको, कोई नई चीज पढ़ो ना। तो इसलिए हमें नोट्स बनाने हैं और पर्सन बैंक तैयार करना है। तो ये आप कार्य कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, तो वहां जुड़ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज अगर आप लगभग 50 बच्चे हो जाते हो, 50 विद्यार्थी अगर नेट की तैयारी करने वाले होते हैं, तो हम टेस्ट सीरीज है वो प्रारंभ कर सकते हैं।
तो ये अगर तभी होगा जब बहुत जल्द, क्योंकि वक्त चाहिए हमें तैयारी के लिए 3 या 4 महीने। ये तैयारी है वो 1 महीने में होने वाली नहीं है, 3 या 4 महीने इसके लिए हमें वक्त चाहिए। तो 1 महीने के अंदर अगर 50 विद्यार्थी जुड़ जाते हैं तो हम टेस्ट सीरीज है वो प्रारंभ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो नियमितता है वो बनी रहे। पेपर क्लियर कब नहीं होते? जब हमें नियमितता नहीं होती है। एक बार नेट का एग्जाम दिया, फिर किताबें छोड़ दी, फिर दोबारा भरे, 2 महीने का वक्त होता है, फिर हम दोबारा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं होते हैं, हमें अपनी नियमितता बनाए रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से इस प्रकार हम पढ़ेंगे तो नेट, जेआरएफ और उसके बाद में अगर आप पीएचडी का एंट्रेंस देते हो, क्योंकि जेआरएफ हो जाएगी तो आप पीएचडी भी करोगे, और उसके बाद में पीएचडी करोगे तो किसी कॉलेज लेक्चरर के लिए आप, क्योंकि दे तो इसीलिए ले रहे हो ना आप, तो उसकी भी तैयारी करोगे। तो इस प्रकार से ये आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाएगा, जो एक बार एनर्जी भर गई तो लंबे समय तक चलता जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।